हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव। चलिए आज हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 8 की। हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक नंबर जो 7 लेक्चर था क्लास 12 सीरीज़ के अंदर, वो हमने क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था हमने एरिया वेक्टर के बारे में बताया था आपको और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था। देखिए अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चले, दैट इज़ गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। बात एक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, ये सीबीएसई हो या अपने पास स्टेट बोर्ड हो, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन उठता है। गॉस लॉ प्लस में इट्स एप्लीकेशन जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो गॉस लॉ को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा एरिया वेक्टर का, और बात नंबर 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो अगर आपने उसको नहीं देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, एरिया वेक्टर को, तो आप लेक्चर नंबर 7 इलेक्ट्रोस्टैटिक 07 द फिजिक्स वेव में आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको वीडियो आ जाएगी। बाकी मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे गॉस लॉ की, क्योंकि वहाँ पे उनका जो यूज़ है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आए? चलो सबसे पहले अगर हम बात करें गॉस लॉ या गॉस थ्योरम की इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर, तो इसकी बात आती है स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट बोलती क्या है? तो देखिए इसकी जो स्टेटमेंट है ये बोलती है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो वर्ड आ गया ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अपना ओवर ए क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस से कितना होगा इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर इज 1/μ0 टाइम टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ये बोलता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/μ0 टाइम टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस। मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन लगाया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये देखो ये सर्कल बनाया। ये सर्कल है, ये रिप्रेजेंट करती है लूप को, यानी इंटीग्रेशन मैं करूँगा वो क्या करूँगा, एक क्लोज सरफेस के अंडर करूँगा, ठीक है। मेरे पास क्या होना चाहिए, एक सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या बताया था, E.ds। और ये किसके बराबर आएगा, ये सिर्फ इसका मतलब हुआ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज किसके बराबर, इज 1/μ0 टाइम। अब ये क्या है, ये अपने पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, या बात करूं फॉर वैक्यूम। इन वैक्यूम 1/μ0 टाइम्स मल्टीप्लाई टू द टोटल चार्ज, मान लो टोटल चार्ज कितना है, Q है उस क्लोज सरफेस के अंदर। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया गॉस लॉ। मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लो, कोशिश करें सिमेट्रिकल सरफेस लेना। हमने क्लोज सरफेस लिया और हमने क्या कर रखा, मान लो इसके अंदर मेरे पास प्लस Q चार्ज है, तो यहाँ से क्या होगा, प्लस Q चार्ज, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगी, है ना। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कहाँ जाएगी, आउटवर्ड जाएगी। वो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब हमने पढ़ा था, बाहर जाएगी। तो ये बोल रहे कि अगर क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज रख दिया तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास होगी, वो हमेशा इतनी पास होगी। यानी अगर मैं बात करूँ अपने हॉल की, रूम की, जिसके अंदर आप पढ़ रहे हो, तो अगर उसके अंदर अपने को एक चार्ज रख दें, क्लोज होना चाहिए, वो पहली बात ये कि बंद, छत भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमने जैसे ही अपने अंदर एक चार्ज रखा तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा, पूरे रूम से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होगी, वो कितनी होगी, 1/ε0 टू द टोटल चार्ज। ये बात याद रखना है, ये फ्री स्पेस के लिए, और इसकी वैल्यू हमें पता है 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। ये हो गया टोटल चार्ज। बात समझ में आया? तो बेसिक ये अपने पास इसकी डेफिनेशन है, ठीक है भाई। ये चले, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रूफ की। तो चलिए बात करते हैं इसका प्रूफ। हमारे पास सपोज करो एक अपने पास सिमेट्रिकली सरफेस है। अगर मैं बात करूं तो ये सिमेट्रिकली के लिए अपने पास एप्लीकेबल है। तो हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, यानी हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर के जो सेंटर है उस पर मैंने क्या रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा, जिसका सेंटर क्या है, O है, और जो रेडियस है वो क्या है, R है। और मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने P पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, कि यही लिखेंगे, सपोज plus Q charge is placed inside the sphere
ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस कितनी है मेरे पास आर है। चलो भाई, अब मैं बात करूँ यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। भाई पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होती है सरफेस के, वो सीधी गई। तो आर जो है कैप है वो भी किधर जाएगा अपने पास, यूनिट वेक्टर इधर गया। देखो कैसे क्या किया मैंने, ये देखो इधर देखते हैं। नाउ एट पॉइंट पी पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, फॉर्मूला क्या था अपने पास, के क्यू कितना चार्ज है प्लस क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है आर, उसका स्क्वायर। और मैंने यहाँ पे क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है मैंने पीछे क्या लगा दिया, आर कैप। आर कैप का क्या मतलब हुआ, अलोंग ओ पी, ओ से पी की तरफ जा रही है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है भाई आर कैप, यूनिट वेक्टर है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। क्यों, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इक्वेशन नंबर 1 बात समझ में आया। चलो अब नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे हम कितना पास होगा इसे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या फॉर्मूला होता है फाई का, ई डॉट डी एस है ना। अगर मैं बात करूं डी फाई स्मॉल फ्लक्स कितना पास होगा, अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा, डीएस। डीएस का क्या मतलब हुआ, एक स्मॉल सरफेस। स्मॉल सरफेस मान लो मैंने क्या लिया यहां पे इतना सा, ये मैंने एक डीएस सरफेस माना। अब जैसे मैंने सरफेस माना तो यहाँ पे हमें एक बात पता है, यहाँ पे एरिया वेक्टर भी लेते हैं हम, है ना। तो इसका एरिया वेक्टर जो डीएस है वो क्या है, अपने पास हमने एक सरफेस लिया, एरिया लिया, तो उसका एरिया वेक्टर की साइड होगा। एरिया वेक्टर हमेशा मैंने आपको बताया था कहाँ होता है भाई, उसके परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। मान लो मेरे पास स्फीयर है तो यहाँ पे पॉइंट पे वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। चलो अब फ्लक्स निकाले। चलो इसको मैंने क्या किया, इस फॉर्म में मैंने इसको पुट किया, क्या ई कितना अपने पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, देखना अब डी एस मैंने लिख दिया, ये इनको मैंने एक तरफ कर दिया और साइड मैंने क्या लिखा, आर कैप डॉट एन कैप। बात समझना ध्यान से, ds है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड मैंने ds लिख लिया, इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है पूरा, डायरेक्शन को मैंने क्या लिखा, अलग लिख दिया। बस ये थोड़ा तो क्या है, बेसिक है, मेरे को टफ थोड़ा है, जो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या होगा, ये फ्लक्स कितना हुआ, डी फाई ई कितना हो गया, के क्यू आर स्क्वायर डी एस। चलो भाई अब हमने डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट अपने पास, ए डॉट भी क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है भाई, क्या नहीं होता। अच्छा चलो इसी को लिख देते हैं हम, देखो समझना है यहाँ पे कैसे किया मैंने, ये मैंने लिखा क्योंकि देखो बार बार यूज होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे ना, तो हम हर जगह बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कैसे हुआ, तो अब बेसिक है देख लो, आर डॉट एन, आर एन, चलो देखो इस तरह से किया मैंने, ए डॉट बी है मेरे पास वेक्टर, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। ए और बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो आर किधर जा रहा है, ऊपर इधर, एन बी कहाँ है, उधर है, तो उनके बीच में एंगल कितना हुआ, 0, और कोस 0 कितना होता है, 1, तो कोस 0 कितना हो गया, 1, यानी ए बी। अच्छा ये आर है, ये एन है, ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है अपने पास, 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बन गया, 1 बन गया। तो इसका हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला, सिर्फ 1 मिला है। ये बात समझ में आया भाई, आर इधर जा रहा है, एन इधर जा रहा है, दोनों यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का 1 हुआ, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, तो कोस 0 क्या हुआ अपने पास, 1 हुआ। मेरे पास क्या आ गया है, फ्लक्स डी फाई इस सरफेस से। अगर मैं बात करूँ फॉर कंप्लीट स्फीयर, इस पूरे कंप्लीट स्फीयर से कितना पास होगा, कंप्लीट से कितना पास हो जाएगा भाई, मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, मैंने क्या किया इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इसके ये अपने पास एक फिक्स क्वांटिटी है, इसको मैंने बाहर कर दिया, अंदर क्या है कांस्टेंट है तो बाहर आ गए, अंदर क्या बचा वेरिएबल डीएस, इसको मैंने क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। और डीएस का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, के क्यू
आर स्क्वेयर डी एस का इंटीग्रेशन हुआ अपने पास एस। एस क्या है यहाँ पे? सरफेस एरिया। कौन बताएगा सरफेस एरिया कितना होता है एक स्फीयर का? कितना होता है भाई सरफेस एरिया? फाई ई। फाई कितना है अपने पास? के क्यू आर स्क्वेयर, ये अपने पास होता है 4 पाई। अगर रेडियस कितनी है? आर है तो 4 पाई आर स्क्वेयर। भाई बात समझ में आई? ठीक है, अपने पास क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वेयर, ये मेरे पास ds हो गया। इसके बाद क्या करें? अब चलो k को हम क्या लिख दें? चलो इसमें कर देते। k क्या होता है? 1/, क्यों मैंने ऊपर लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर और मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वेयर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया। अपने पास क्या बचा? अपने पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला आया, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से, ठीक है, बना तो लिया होगा आपने। तो मेरे पास यहाँ से फ्लक्स फाई ई कितना आ गया? कितना हुआ भाई? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन बचा, बाकी सब कट हो गए। ये मेरे पास क्या आ गया? गोसला। और यही तो हमने बताया था आपको, गोसला होती है, हैंस प्रूव्ड। गोसला क्या हो गया हमारे पास? प्रूव हो गई यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, ये अभी कब वैलिड थी? इसकी पहली कंडीशन क्या? अगर मैं इसकी बात करूं नोट, अगर आप नोट डालना, चलो एक बार इसको उतार लिया आपने, नहीं उतारा तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं बात करूं अगर इसके नोट की, तो इसमें सबसे पहले हमने ये लिखना है, नंबर 1 क्या कि जो चार्ज है मस्ट बी प्लेस्ड इनसाइड द सरफेस। वो सरफेस के अंदर ही होना चाहिए, अगर बाहर हुआ तो क्या होगा अभी बताएंगे, क्या होगा, घटना घटेगी, ये आंसर नहीं आएगा अपना। पहला क्या है कि चार्ज वो इनसाइड होना चाहिए। नंबर 2 जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? मस्ट बी सिमेट्रिकल, क्लोज सरफेस होना चाहिए, वो एक सिमेट्री होनी चाहिए और क्लोज सरफेस हो, वो कंडीशन आ गई, क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डोमेन है ना, ये हमें बात याद रखना जब हम गोसला को सोल्व करेंगे। चलो अगर आप बोल दोगे सर बीच में जरूरी है वैक्यूम हो सरफेस इसके बीच में, अगर मैंने इसके बीच में कोई मीडियम रख दिया, बात समझ रहे हो, अगर मैंने क्या किया, क्लोज सरफेस के बीच में वाटर रख दिया या कोई और मीडियम रख दिया, आपने बोला वैक्यूम, अगर मैं वैक्यूम ना करूं और अंदर कुछ मीडियम रख दूं तो क्या हो जाएगा? तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो फाई ई है वो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर एनी मीडियम। ठीक है, अगर कोई मीडियम आपको गिवन होगा, उतार लो इसको भी, अगर कोई आपके पास मीडियम है तो उसके लिए फाई क्या हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? इट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर मीडियम। और ये आपको जब न्यूमेरिकल देंगे ना तो आपको एक गिवन रहेगी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, कि एक अपने पास से इसकी कुछ वैल्यू होगी, आपके पास अगर वाटर है तो वाटर की अलग वैल्यू होती है, अपने पास अगर और भी कोई भी मीडियम है तो हर मीडियम की क्या होती है? अलग वैल्यू रखती है, तो वहाँ से अपने पास हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है, ये अपने पास हो गई गॉस लॉ और उसका प्रूफ। इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ, अगर बात करें, बिल्कुल बात करें कि स्टेट बोर्ड के अंदर। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या कि अगर मान लो चार्ज है वो अंदर नहीं है तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब इस टॉपिक का नाम है वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ। वेरिफिकेशन का मतलब हम वेरीफाई करेंगे गॉस लॉ को। ये सीधा क्वेश्चन इस तरह दे सकते हैं कि वेरीफाई दैट इफ वी प्लेस्ड एन क्लोज सरफेस इन साइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम ये बोलते कि अगर मैंने चार्ज को बाहर रख दूंगा
यहाँ पे, तो इसके अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा, चलिए देखते हैं। मान लो पहले क्या लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर सिमेट्रिकली slender is placed inside इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का क्या मतलब हुआ कि चार्ज कहीं बाहर है, यानी कि क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इसका मतलब इसको पार कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इसका मतलब चार्ज कहीं बाहर ही होगा। अगर मान लो मैंने माना यहाँ पे चार्ज है, सपोज करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कौन बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जाएगी, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। इसके अंदर से ऐसा जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इस तरह से इसके अंदर से पास होती हुई ऐसे मेरे पास क्या चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चली जाएगी। बात समझ में आया। हाँ, तो इस तरह से क्या जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो वो कहाँ से जाएगी, वो जाएगी पहले इस, मानो इसको मैंने दे दिया सरफेस नंबर 1, इसको दे दिया मैंने सरफेस नंबर 2, और इसको मैंने माना 3। ठीक है भाई, 1 2 एंड दिस वन इज 3। ठीक है, बात समझ में आया। चलो नाउ यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो यहाँ का फ्लक्स कुछ होगा, यहाँ से कुछ फ्लक्स पास होगा और यहाँ से फ्लक्स कुछ पास होगा। नाउ φ1 क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सरफेस 1, इससे कितना फ्लक्स पास होगा, कौन बताएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई, φ1 ई डॉट ds होता है। ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s होता है, तो मैं इसको बोल दूं ई डॉट एस, हो गया ई डॉट एस। अब बताएंगे हम, देखो अब कौन बताएगा कि जो नंबर सरफेस अपने पास 1 है ना, इसका अपने पास किधर जाएगा एरिया वेक्टर। मान लो मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे चार्ज है, इस तरह से है, अगर इस तरह से है तो यहाँ से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें कि कितना फ्लक्स पास हुआ होगा इसके अंदर से, तो देखो यहाँ से, अच्छा इस सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है, ऐसे इनवर्ड है, अंदर की साइड है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा किधर होगा, कौन बताएगा। अंदर की साइड होगा, ऊपर नहीं, इसका एरिया वेक्टर का होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस आपके पास ये क्लोज है, यहाँ पे बंद है, ठीक है, यहाँ से क्या होगा सरफेस, इसका जो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऑलवेज आउटवर्ड, यानी इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ये इधर होगा ऐसे। इसका कहाँ होगा, उस साइड होगा। इसका कहाँ पे होगा, इसके परपेंडिकुलर, इसका यहाँ से क्या हो जाएगा। बस यही तो मेन है इसके अंदर, ये हो गया तो मतलब आ गया आपको। तो ये आपको क्या पता चल गया, एरिया वेक्टर पता चला। तो चलो कौन बताएगा नंबर 1 से, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है आपकी, इनसाइड, और एरिया जो वेक्टर है वो कहाँ है, आउटसाइड है, सरफेस का ना। तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, अगर मैंने सरफेस मानना ये एस है, ठीक है, एस मानना, S1 बोल दिया मैंने इसको मैंने बोला S2 और इसको मैंने बोला सरफेस S3। तो S1 कितना एंगल, सॉरी क्या लिखूँ मैं इसको, E मल्टीप्लाई बाई S1 कोस कितना बन रहा है, कौन बताएगा, कोस 180, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इधर, और एरिया वेक्टर इधर जा रहे हैं, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना अपने पास, वो 180 है, और कोस 180 कितना होता है, -1 होता है। तो मेरे पास φ1 कितना आ गया, वो आ गया -(E)S1। बात समझ में आई। चलो नाउ φ2 क्या है अपने पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सरफेस 2। चलो अब ये कौन बताएगा, 2 सरफेस से, पॉज करो वीडियो को करके देखो, φ2 कितना होगा, E.S2। देखो आप कहोगे सर क्या सीधा S2, हमने तो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला आपने हमें और कुछ बताया था, तो बेटा ये वही है, ठीक है। हमने आपको ये बताया था d फाई क्या बताया था, E.ds, है ना। फाई क्या हो जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ, चलो क्लोज भी ना ले तो E.ds, E बाहर, ds का इंटीग्रेशन क्या हुआ, S हो गया, ठीक है। तो हम एक ही बात है। चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं φ2 कितना हो जाएगा,
ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है बाहर और एरिया वेक्टर भी कहाँ है, बाहर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 0। वेरी गुड। कितना हुआ, ई मल्टीप्लाई बाई H2 कोस 0। कोस 0 कितना होता है 0, कोस 0 0। फाई 2 कितना हुआ ई S2 कोस 0 होता है 1। बात समझ में आया। चलो अब मैं बात करूंगा फाई 3, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फॉर सरफेस 3। ये तो खुद बता दो, आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। एरिया वेक्टर कहाँ है, ऊपर है। दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो ये मेरे पास हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ क्या गया मेरा एरिया वेक्टर। तो एंगल कितना हो दोनों के बीच में 90। तो क्या हो गया अपने पास फाई 3 ई डॉट S3 ई मल्टीप्लाई बाई S3 कोस 90। कोस 90 कितना होता है 1 होता है या 0 होता है। साइन 90 1 होता है। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया फाई 3 अपने पास कितना आ गया भाई 0 आ गया। बात समझ में आया। मेरे पास फाई 1 फाई 2 और फाई 3। ठीक है, चलो फिर आगे। तो टोटल फ्लक्स कितना पास हुआ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ होगा फाई 1 फाई 2 फाई 3। सीधा हमने इसको ऐड किया। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अपने पास क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, और हमने इसको सिंपल क्या कर देते हैं ऐड किया। चलो भाई फाई 1 फाई 2 फाई 3 लिख दें। चलो लिखें, क्या लिखें, माइनस ऑफ ES1 प्लस ऑफ ES2 एंड 0। अब देखो S1 और S2 क्या दोनों बराबर है, इसलिए तो बोलते हैं सिमेट्री होनी बहुत जरूरी है। S1 और S2 क्या हो गया अपने पास बराबर। तो मैं फाई को क्या लिख दूंगा माइनस ऑफ ES1 प्लस ऑफ ES1, क्योंकि एक ही बात है S1 S2 बराबर है। ये दोनों क्या हो गए 0, कैंसिल हो गए। तो मेरे पास फ्लक्स कितना पास हुआ 0। फ्लक्स कितना पास हुआ 0। तो क्या लिखेंगे कि ये इसका क्या हो गया वेरिफिकेशन होगा इसकी। क्या होगा ये कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्लोज सरफेस से कितना हुआ 0, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a cylinder when charge is outside is 0। यानी कि जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा सिलेंडर से, अगर चार्ज कहाँ पे हो बाहर हो, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कितना पास होगा 0 पास होगा। तो मेरे पास क्या हो गया वेरिफिकेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या पूछेंगे, सीधा आपको मिलेगा वेरिफिकेशन ऑफ गोसला, या बोलेंगे इसका फेलियर क्या होता है, या आपको बोलेंगे कि अगर मैंने चार्ज को बाहर रखा तो एक क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, या बोलेंगे आपको कि इस सरफेस को मैं किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूंगा तो फ्लक्स कितना पास होगा। बात समझ में आया। ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया। अब जो नया वीडियो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की, वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है डिफाइन गोसला एंड इसकी एक एप्लीकेशन आपको एग्जाम्स में मिलती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।